नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों के विशेष मांग पर हम जो है अभी अपवर्त और अपवर्तक को मैंने बताया था और उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत किया था। आज यह एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन वाला वीडियो हो सकता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बन सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मैं टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ ये आपके डीएलएड के सिलेबस को ही टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है, इससे इतर कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ उस पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन लगवाता हूँ, क्वेश्चन लगवाने के बीच बीच में जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसे आप जरूर सुनिएगा। इससे आपकी गणित में जो दिमागी समझ होती है वो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पे बढ़ेगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मुख्य उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस मुख्य उद्देश्य को हमेशा अपने जेहन में धारण करिएगा, क्योंकि आपके माता पिता के सपना जो है बहुत बड़ा है और उसका पूरा करने का भरसक प्रयास करते रहिएगा। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे यही चाहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो निरंतर तरीके से कंटिन्यू तरीके से देने का प्रयास करता रहता हूं। सबसे बड़ी बात यही है, जिस तरीके से मैं निरंतर तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता हूं उसी तरीके से आपको भी चाहिए। आप भी निरंतर तरीके से जो भी चीज कर रहे हैं, अगर उसमें कंटिन्यूटी आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पर काफी सवाल लिखे हैं। यही 7-8 सवाल से मैं आपको जो है पूरे के पूरे इस एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करूंगा। और इतने ही टाइप और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतने टाइपों से मैं आपको इतना समझा दूंगा कि निश्चित रूप से आप कोई भी सवाल में एक बार तो माथा मूड मार सकते हैं, कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है मित्रों, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। तो अभाज्य संख्या जो होती है, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है वह संख्या स्वयं से और एक से जरूर विभाजित होती है। अर्थात अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो मित्रों क्या होता है, या क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी आ सकता है। और डीएलएड के ही क्वेश्चन, जो डीएलएड के मैथ का पूरा सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपके टेट में पाया जाएगा जब आप टेट की परीक्षा देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, एक अभाज्य नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसे आप गिन सके, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या किसी को पता ही नहीं होती है। उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, जिसे हम अनंत से प्रदर्शित करते हैं। ये जो मैंने यहां पे इस चिन्ह का प्रयोग किया है, इसे हम जो है और के रूप में प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पे लिखा है ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से जरूर विभाजित होगी। अगर 2 की बात की जाए तो 2 जो है केवल और केवल 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, और कोई ऐसी संख्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जो 2 की विभाजित कर पाए। इस वजह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपसे अगर भाज्य संख्या की बात की जाए तो भाज्य संख्या जो स्वयं और एक से तो कटती, सभी संख्याएं स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, लेकिन अन्य किसी संख्याओं से भी कट जाएगी। जैसे हम 4 की बात करें तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। स्वयं से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 4 1 से भी कट रहा है, लेकिन बीच में एक संख्या आ जाती है 2 से भी 4 कट रहा है। अर्थात 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। और इसी भाज्य संख्या को मित्रों, भाज्य संख्या को जो है यौगिक संख्या कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टेट में कि यौगिक संख्या क्या होती है, तो यौगिक संख्या भाज्य संख्या ही होती है। आपसे टेट में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। पूरी तरीके से भाज्य और अभाज्य का जो कॉम्बिनेशन है उसे आप समझ चुके होंगे। अब आइए चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके सामने क्या दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा और पढ़ करके अपने आप को फ्रेश करिएगा। क्या पूछा गया है आपसे, दूसरा सवाल पूछा गया है मित्रों, 1728 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है, 1728 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपको किस तरीके से अभाज्य गुण, अभी आपने जाना कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अब आपसे कहा कि अभाज्य गुणनखंड निकालना, अर्थात 1728
इसके ऐसे टुकड़ों में विभाजित करना है जो अभाज्य हो। ऐसा नहीं है कि 4 से आप इसे काट दीजिए, 4 से नहीं काटना है आपको, 2 से, 3 से, 5 से, जो अभाज्य है उसी से काट करके पूरी तरीके से 1 लाना है, वही होता है अभाज्य गुणनखंड, है ना। अगर 1728 की बात की जाए, यहां पे पूरा आ रहा है ये सब, है? तो 1728 को हम जो है काटना प्रारंभ करते हैं। पहले आप इसे 2 से काटिएगा, 2 अठे 16, आप काटने का प्रयास करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो बगल में भाग दे लीजिएगा। 2 अठे 16, 1, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, ठीक है। उसके बाद 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दहा में 20, 2 अठे 16, फिर 2 से काट देते हैं, 2 से 54 बार, फिर 2 से काट देते हैं 27 बार, ठीक है। अब जब 27 आ गया, यहां पे नीचे आ रहा होगा, आपके सामने दिख रहा होगा ना, यहां पे दिख रहा है आपको, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, बाद में मैं लिख दूंगा, ठीक है। 27 आ गया, फिर इसे हम 3 से काट देते हैं, 3 9 27, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, आखिर में 1 आ ही जाता है, ठीक है। ये पूरे सवाल का सॉल्यूशन है, आप इसे देख लीजिएगा, हमारे पास स्थान नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 1728 को 4 से नहीं काटा, ना ही मैंने इसे 6 से काटा, मैं किससे काटा, मैं 2 से काट सकता हूं, 3 से काट सकता हूं, 5 से काट सकता हूं, 7 से काट सकता हूं। अगर अभाज्य गुणनखंड की बात की जाएगी तो आप अभाज्य संख्याओं से ही काटने का प्रयास करिएगा, और शुरुआत जो है हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करिएगा, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, जो आपसे मिला है ये चीजें, उसी को आप लिख दीजिएगा। 2 गुणे 2, 2 कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा कर दीजिए 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 हो गया, 3 3 6 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 3 का गुणा 3 बार है, 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इस तरीके से यह इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। आप इसे जो है पावर में भी लिख सकते हैं। अगर 2 की गुणा 5 बार हुई है तो उसका पावर आप बना सकते हैं 2 की पावर 5। यहां पे 2 की गुणा जो है 5 बार हुई है, जिसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 3 की गुणा 3 बार हुई है, अर्थात इसके लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अगर आपसे आंसर यह भी आप लिख सकते हैं, आंसर यह भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी यही होगा कि आप पावर में बना के लिखेंगे तो आपके जो एग्जामिनर होंगे आपसे ज्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो 1728 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 होगा। इस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड आप लोगों ने निकालना सीख लिया है। अभाज्य गुणनखंड के बाद अब आते हैं कि गुणनखंड विधि से आप किस तरीके से लसा और मासा निकालेंगे, ठीक है। लसा और मासा गुणनखंड विधि से किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैं समझाऊंगा, उसके बाद सवालों पर आता हूं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा इस सवाल को, ठीक है। तीसरे सवाल को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। जैसे आपसे कहा जाए, कहा जाए 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3, ठीक है, एंड और 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 8 का एलसीएम का मतलब लसा और ऊपर आ रहा है, हाँ, लसा और एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। आपको अब जो है पावर में दिया गया है और पावर से कहा गया कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। एलसीएम वह होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मैंने बताया है, अब इसे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं थोड़ा देसी स्टाइल में बताता हूं कि कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसमें ज्यादा बेसिक जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिएगा, एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो जितनों भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड दिए जाएंगे, कितनों भी अभाज्य गुणनखंड दिए जाएं, उसमें आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। आप देखेंगे यहां पर 2 की घात 4 है, यहां पर 3 की घात 2 है, ठीक है। 2 की घात 4 यहां पर है, लेकिन 2 की घात 4 यहां पे कहीं पर नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं कि 3 की पावर 2 यहां पर है, 3 की पावर 3 यहां पर है, अर्थात जो आपके पास कॉमन मिल रहा है वो मात्र 3 की पावर ही मिल रही है। यहां पर 2 है, यहां पर 7 है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, अर्थात यह पावर कॉमन नहीं मिल रहा है। जो आपको कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा है, दोनों का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, ठीक है, समझिएगा। इसे कॉमन कहते हैं, इसे उभयनिष्ठ कहते हैं, है ना। तो जो दोनों में मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है, लेकिन 3 की पावर यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो जो एचसीएफ होगा वो लिख लीजिएगा, जो एचसीएफ होगा वो कॉमन सबसे छोटी घात होगी, छोटी
घात होगी। ठीक है, कॉमन और सबसे छोटी घात जो है उसका HCF होगी। इसमें कॉमन और सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 3 की पावर 2 है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, जो HCF होगा वह कॉमन होगा दोनों में, और सबसे छोटी घात होगा वही जो है उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर बात की जाए LCM की, तो मित्रों जो LCM इसका प्राप्त होगा, इसमें जो भी LCM प्राप्त होगा, LCM सेम इसका उल्टा हो जाता है। इसमें छोटी घात आपने देखा, इसमें क्या देखेंगे, LCM में लासा में सबसे बड़ी घात देखेंगे, HCF में छोटी घात, HCF में छोटी घात, LCM में बड़ी घात। ठीक है, बड़ी घात इसमें देखिए, जो कॉमन है सबसे पहले उसे देखिए, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, लेकिन 3 कॉमन है तो इसकी बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 3 बड़ी है, इसे आप लिख दीजिए 3 की पावर 3। HCF में केवल कॉमन लेते हैं, लेकिन LCM में जो चीजें बच रही हैं उसे भी हम लिख देते हैं। LCM में यहां पे क्या बच रहा है, 2 की पावर 4 बच रहा है, इसे भी लिख देंगे, और यहां पर क्या बच रहा है, 7 की पावर 8 बच रहा है, इसे भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो LCM यह आएगा 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 8 आएगा। लेकिन यहां पे जो HCF प्राप्त होगा मात्र 3 की पावर 2 प्राप्त होगा, क्योंकि कॉमन उभयनिष्ठ लेना है। LCM में कॉमन उभयनिष्ठ लेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ का बड़ी घात, और जो संख्याएं बच रही हैं हम उसे लिख देते हैं LCM में। समझ में आया ना? उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से, क्योंकि आपका पावर वाला भी कभी न कभी LCM और HCF आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। समझ में आया ना? चलिए अब दूसरे तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जो सवाल आप बेहतर तरीके से अब कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिएगा, जैसे देखिएगा यहां पे जो है 625 है, 3125 है, 15,625 है। इसका कहा है मासा ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। आप लोगों की जो मैडम जी ने पढ़ाया होगा, मैडम जी ने जो है भाग विधि से भाग करके सिखाया होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको भाग से सिखा दिया है। ठीक है, अब ज्यादा उसमें माथा पच्ची नहीं करेंगे। गुणनखंड विधि से आपसे स्पेशली आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। जब आप टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें नहीं कहेगा गुणनखंड विधि से बताइए, क्योंकि आप DLED का एग्जाम देंगे, लिखित परीक्षा देंगे, उसमें पूछा जा सकता है कि आपको लिख करके दिखाना है। तो लिखिए 625 को क्या करना है आपको, 625 को जो है आपको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 625 का जब आप निकालेंगे तो हम जानते हैं 25 गुणा 25 जो है 625 होता है। ठीक है, 25 गुणा 25 625 होता है, इसे आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 3125 का। ठीक है, 3125 की बात करते हैं। 3125 जो होता है वो 25 गुणा 25 गुणा 25 होता है। 25 25 संयम 625, और 625 का जब आप गुणा जो है 625 का जब आप गुणा कर देते हैं, हम गुणा करके देख लेते हैं। आप इसका इस तरीके से निकालिएगा, अगर आपको दिक्कत होती है तो 3125 का इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा, 5 से काटते हुए पूरा चले जाइएगा, है ना। मैं केवल आपको जल्दी से कराने के लिए दिखा रहा हूं। 625 में जब आप 25 का गुणा कर देंगे तो 15,625 आ जाता है। ठीक है, 15,625 आ जाए, अर्थात 3125 नहीं, ये 15,625 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब 3125 का गुणनखंड क्या होगा, आप यहां पे मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। 3125 का 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 1 और 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 आया ना, 5 पचे 25। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 125 आ गया, फिर 5 से काट दीजिए, 5 25 पंचे 125, फिर 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 के 5। ये जो आ गया 5 5 कितनी बार है, 5 जो है 5 बार है, अर्थात जो 3125 का आएगा वो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 625 पंचे 3125। अब ये 5 में आया तो आपको इसे भी 5 में परिवर्तित करना है। 25 का मतलब 5 गुणे 5 लिखा गया है, 1 का मतलब 5 गुणे 5 लिखा गया, इस बात को ध्यान रखिए। 5 गुणे 5, फिर दूसरे 25 का मतलब 5 गुणे 5, फिर तीसरे 25 का मतलब 5 गुणे 5, है ना। 1 25, 2 25, 3 25, अब ऊपर 2 25 है, 5 गुणे 5, 1 25, 5 गुणे 5, 2 25 हो गया ना। अब आप इसे जिस तरीके से पावर में लिख रहे थे पावर में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। अभी मासा मैंने आपको ज्ञात करना सिखा दिया है, किस तरीके से आपको ज्ञात करना है, सही है गलत है। हाँ, तो यहां पे करेंगे 5 की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा ना। 5 की 4 बार गुणा है, 5 की पावर 4, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। अब आपको क्या कहा है, मासा निकालना है। गुणनखंड विधि से इसी तरीके से मासा निकालेंगे। गुणनखंड विधि जब भी कहेगा तो आपको चाहे लासा निकालना हो चाहे मासा निकालना हो, पहले आप अभाज्य गुणनखंड की तरीके से आप उसे फैक्टर में, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना।
अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर मसा निकालने के लिए कहेगा तो सब में कॉमन सबसे छोटी घात, सब में कॉमन सबसे छोटी घात मसा होती है। तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 में कॉमन क्या है? आप कहेंगे 5 कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी घात कौन सी है भैया? सबसे छोटी घात आप कहेंगे 5 की पावर 4 है, हमको तो पता है। तो 5 की पावर 4 जो है इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, है ना। अगर यही कहा जाए कि इसमें लासा निकाल दीजिए तो लासा निकाल दीजिएगा भैया, लासा सबसे बड़ी पावर हो जाएगी, दोनों में कॉमन और सबसे बड़ी क्या है दोनों में? 5 की पावर 6, ये जो है इसका लासा हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये जो 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 बच रही, इसे लिख देंगे का? पहले अगर कॉमन है तो काहे लिखोगे? अगर यहीं पर कुछ और होता तब लिखते, कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, अगर कॉमन के अलावा कुछ बचेगा तब लिखेंगे, है ना। एलसीएम जानिए, इसका मासा कितना आ जाएगा? इसका मासा आ जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीसरे सवाल को भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अगर आपसे लासा निकालने के लिए कहेगा किसी संख्या का गुणनखंड विधि से तो भी आप निकाल पाएंगे, मासा निकालने के लिए कहेगा तो भी आप निकाल पाएंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल आपके सामने बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है और उसी तरीके का है। मैं आपको केवल छोटा सा सवाल है बता देता हूं किस तरीके से 16 का 16, 64 और 44 का लासा गुणनखंड विधि से निकालना है। 16 का आप निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 64 का निकालिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ठीक है, उसके बाद क्या है 44, 44 है तो 2 गुणा 11, 2 दूनी 4 गुणे 11, 11 चौका 44। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है? पावर में बना देना है। इसे पावर में बना दीजिए, 2 की पावर 4, इसे पावर में बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ही आया ना। 64 को 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। अभी कितना आया? 2 की पावर 2 गुणे 11। अब इसका क्या निकालना है आपको? इसका निकालना है लासा, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो हमने कहा कि सबसे बड़ी घात और उसका पावर देखते हैं। इसमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 6, ये सबसे बड़ी है ना। तो 2 की पावर 6 इसका सबसे हो गया। उसके बाद इसमें जो बच रहा है आप बचने का भी लिख देंगे, बच रहा है केवल यहां पे 11, इसका भी गुणा कर दीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 6 गुणे 11 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुणनखंड विधि से इसी तरीके से आपको निकालना है, परिश्रम करना है ना। और सवाल देखिए प्रैक्टिस करने पर सवाल आते हैं, सवाल ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप सीख पा रहे होंगे, है ना। तो यहां पर है तो संख्याओं का लासा, लासा क्या होगा? आपसे सवाल पूछा गया है 2 संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 64 है, तो संख्याओं का लासा क्या होगा? इस तरीके के जब भी सवाल आपको दिए जाएं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो बराबर होता है वह लासा गुणे मासा के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। एक तरीके से फार्मूला है। अब मैं आपको इस फार्मूले को सिद्ध करके थोड़ा सा दिखा देता हूं। आपके सामने मैं कहूं 2 और 4 है, क्या है? 2 4, 2 संख्या है 2 और 4। मैं ले लेता हूं 4 और 8 ले लेता हूं। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी 4 और 8 ले लेता हूं, नहीं मैं 5 और 7 ले लेता हूं। ठीक है, नहीं 4 और 8 ही लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बताने में अच्छा लगेगा। 4 और 8 ले लेता हूं, 2 संख्या, है ना। अब इसको मैं कहूं कि लासा निकालिए, तो लासा आप निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा? लासा बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, कितना आएगी? 8 आ जाएगा लासा। लासा कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब इसे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। जब 4 और 8 का जब आप गुणा करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का 4 और 8 का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं के बराबर होगा, 8 गुणे 4 के बराबर होगा, है ना। शायद आप समझ ना पाए हो। 2 संख्या 7 और 5 ले लीजिए, 7 और 5, है ना। इसका एलसीएम क्या होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर होगा। 35 का
एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 7 और 5 का, दो संख्या है 7 और 5 का जब भी गुणा करेंगे तो उसकी एलसीएम 35 और उसकी एचसीएफ 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसे आप समझ पाए होंगे किस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर दिया गया है दो संख्याओं का मासा दिया गया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है यहां पर 6400, तो इसके स्थान पे, इन पूरे के स्थान पे 6400 है, गुणनफल के स्थान पे 6400 है। लासा नहीं दिया गया है, लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मासा के जगह पे 16 दिया गया है, 16 लिख दीजिए। ठीक है, आपको यही लासा ज्ञात करना है, तो यहां पे लासा आप रहने दीजिए, यहां पे लासा रहने दीजिए, यहां पर 6400 है। ठीक है, गुणा वाली संख्या जो है बराबर की दूसरी ओर बटे में जाती है और बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर गुणे में जाती है, इस बात को रट लीजिएगा। यहां पे गुणा वाली संख्या है, लासा आपको निकालना है, गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर बटे में आएगी, ना कि गुणा में जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे 16 से भाग दे दीजिए, 16 चौका 64, यहां पे आ गया 400, क्या आ गया 400, अर्थात जो आपको लासा मिला है वो कितना मिला है 400। ठीक है, लासा कितना है आपके पास 400, और यही जो है उत्तर हो जाता है, और यह जो है आपको परीक्षा में 2 नंबर दिला देगा और टीईटी की परीक्षा में 1 नंबर दिला देगा। टीईटी की परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नहीं, आपके लिए तो कुछ नहीं कठिन है, आपके लिए सभी चीजें आसान है क्योंकि निशांत ज्ञान आपके साथ है। ठीक है, चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से, ध्यान से सुनिएगा, 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, है ना। जहां पे छोटी सी छोटी संख्या की बात की जाएगी और जहां पे से भाग देने की बात की जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपको एलसीएम मिलता है, जो आपको एलसीएम मिलता है उसमें अन्य जो जिससे आप एलसीएम निकाल रहे हैं उससे भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे 75, 80 और 135 है, जो आपको एलसीएम मिलेगा 75, 80 और 135 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है। 75, 80 और 135 का पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, पहले गौर से सुनिएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 75, 80 और 135 से भाग देना है, जब भी से भाग देना, जब ध्यान रखिएगा जब भी से भाग देना आए, और यहां पे छोटी, यहां पे भी केवल ध्यान दे दीजिएगा, छोटी छोटी संख्या कहे तो एलसीएम ही अधिकतर स्थानों पर निकाला जाता है। एलसीएम अधिकांशतः 99% स्थानों पर ऐसा होता है, लेकिन यहां भी आगे भी ध्यान मारिएगा, अगर से भाग करने की बात की जाए, से भाग करना है तो एलसीएम फिक्स निकालना है ना। चलिए 75, 80 और 135 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। हम डायरेक्टली 5 से काटते हैं, 5 15 75, 5 16 25 80, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 आया 5 7 35। उसके बाद हम इसे जो है अभी 5 से काट देते हैं, 5 या 15, 16 और 27, है ना। अभी हम 3 से काट देते हैं, 3 1 के 3, 16 और 3 9 27, है ना, 3 9 27। फिर 3 से काट देते हैं, 1 16, 3 3 9, ठीक है, समझ में आया ना। अभी यहां पर जो है आप काटते चले जाएंगे, 16 और 3 ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो इसका गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 16 गुणे 3। आप और भी काटिएगा क्योंकि आपको सवाल का प्रेजेंटेशन करना है अपने एग्जामिनर के सामने, तो और भी इसे काटिएगा, 4 से 2 से काटिएगा, अभी 3 से काटिएगा, इस तरीके से आप करिएगा, 1 16 1, ठीक है। अभी इसे फिर 2 से काटिएगा, अभी 4 बार काटिएगा तब आप लिखिएगा। मैं केवल यहां पे बता दिया क्योंकि आप जो है थोड़ा सा समझदार हैं, इतना समझ रहे होंगे ना। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 16 गुणे 3, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, 5 5 25, है ना, इस तरीके से 5 16 25 80, ठीक है, 16 25 80, 80 पंचे 400, 400 80 पंचे 400, 3 3 9 3 27, 27 गुणे 400, गुणा कर लीजिए, 0 0 2 शून्य का 2 शून्य आ जाएगा, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 10,800 जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार गुणा कर लीजिएगा, 5
5 का 16 में गुणा करेंगे 16 पचे 80, 80 का 5 में गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 400, 400 का 27 में गुणा करेंगे 27 चौका 108, 10,800 आ जाएगा इसका एलसीएम। जब भी इसका एलसीएम आ रहा है 10,800, तो 10,800 में जब 75 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से 10,800 कट जाएगा। जब 80 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से 10,800 कट जाएगा। काट के आप देख भी सकते हैं, मैं आपको जो है मोबाइल में कैलकुलेटर में काट के दिखा देता हूं। देखिएगा 10,800 भागे 75, जब भी 10,800 में 75 से भाग करेंगे तो देखिए कट जा रहा है पूरी तरीके से 1,044 आ रहा है, दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहा है? हाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कैमरा बहुत वीआईपी नहीं है, तो पूरी तरीके से कट जाएगा। जब भी आप काटेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको जो है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है। जब 3 शेष बचाना है 3 इसमें जोड़ दीजिए, जब भी आप भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 3 शेष मार देगा, 3 शेष बच जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 10,803। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा, है ना। जो भी शेष बचाना है उसे उसमें जोड़ दीजिए। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप जो है अब पूरी तरीके से समझदार हो चुके हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से गणित सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 59 और 109 में भाग देने पर 1, 3 व 5 शेष बचे, है ना। 1, 3 व 5 शेष बचे। ठीक है, किससे? देखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या जब भी यहां पे कही जाएगी तो निश्चित रूप से इसका एचसीएफ निकाला जाता है। अधिकांशतः सवालों में ऐसा होता है, 90% उम्मीद रहती है अधिकांशतः। लेकिन आगे कंफर्म कर लीजिएगा, जब भी में भाग देने के लिए कहा जाएगा, में जब भी से कहेगा तो एलसीएम, जब भी से कहेगा तो एलसीएम, से कहेगा, से भाग कहेगा तो एलसीएम, ध्यान रखिएगा, से भाग कहेगा तो एलसीएम, में भाग कहेगा, में भाग कहेगा तो एचसीएफ। ठीक है, बस ये आपको नोट कर लेना है ना। तो 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। 1, 3, 5 शेष बचे। आपको जब अलग अलग शेष कहा जाए तो पहले वही निकाल लीजिए। 49 में से आपको 1 घटा देना है, पहले 1 बचेगा 48, क्या है 48। आपको 59 में से क्रमशः घटाते जाइए, 59 में से 3 घटा दीजिए, आ गया 56। उसके बाद 109 में से आपको कितना घटा देना है? 5 घटा देना है ना। 5 घटा दीजिए, आपके पास कितना आ गया शेष? 104। अब जो ये संख्याएं मिली हैं आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। 48, 56 और 104 का एलसीएम निकाल लीजिए। हम एलसीएम आपके मैडम जी वाले तरीके का निकालते हैं, जिस तरीके से आप बचपन में सीखे हैं। 104 में 48 का भाग दे देंगे, 48 दुइयां 96 और आ गया 8। ठीक है, अब इसका भाग देते हैं 48 में, 8 छक्का 48 और ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। इसका जो फाइनल भाजक प्राप्त होता है उसका एचसीएफ होता है, लेकिन इन दोनों का ही एचसीएफ 8 आया। तो 56 में भी हम एक बार भाग दे करके देख लेते हैं क्या कटेगा। 8 सत्ते 56, हम देखते हैं पूरी तरीके से विभाजित हो गया और फाइनल जो भाजक प्राप्त हुआ यही इसका क्या होगा? एचसीएफ हो गया, है ना। यही इसका एचसीएफ हो गया। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 व 5 शेष बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है मित्रों 8 हो जाएगी, है ना। अब आपको उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच करनी है तो आपको 49 में जो है 8 से भाग कर लीजिए। 49 में 8 से भाग कर लीजिए। जब भी भाग करेंगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 7 पंचे 40, 8 छक 48। जब भी शेष फल आएगा 1 प्राप्त होगा। 49 में जब आप 8 का भाग करेंगे तो 1 शेष फल आएगा। जब आप इसमें जो है 59 में जो है 8 का भाग करेंगे तो 3 शेष फल आएगा। 8 सत्ते 56, यहां पे 3 शेष फल बचेगा। जब आप 109 में 8 का भाग करेंगे तो आपके पास 5 शेष फल बचेगा। आप भाग करके देख लीजिए। 8 1 के 8, 109 में यार कर लो ना भाग। 8 1 के 8, ठीक है, 2 बचा, 9 उतार लीजिए। 8 3 24, कितना शेष फल बचा भैया? 5 बचा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी डीएलएड में आपके सिलेबस के टाइप वाइज सवाल बन सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम के, वो सवाल मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हो सकता है दो एक कैटेगरी के सवाल आपके बुक में और भी दिए गए हों, उसका आप प्रैक्टिस से पूरा कर लीजिएगा। मेरी तरीके से पूरी तरीके से आपको अपवर्त्य, अपवर्तक और एचसीएफ एलसीएम की अवधारणा से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसे पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अगर 2-1 टाइप के सवाल बचते हैं तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी समस्या होती है तो नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल है, नितिन उपाध्याय
817। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहां पे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। आप यहां पे जो भी किसी भी सवाल में समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और वीडियो पसंद तो जरूर आ रही होगी। तो अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी आप शेयर करिएगा। जहां भी जिस भी डाइट से आप पढ़ रहे हैं, निशांत ज्ञान हर एक डाइट में पहुंचना चाहिए, निशांत ज्ञान हर एक घर में पहुंचना चाहिए, निशांत ज्ञान उत्तर प्रदेश के हर एक उस व्यक्ति के अंदर पहुंचना चाहिए जो अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे प्रतिस्थापित करने के लिए वर्तमान के समय में संघर्षरत है। निशांत ज्ञान हर एक उस घर में पहुंचना चाहिए जिस घर का बच्चा शिक्षक बनने का सपना देख रहा है। निशांत ज्ञान आप ही का परिवार है, इसे आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपके कंधों पर है। जितनी मेहनत हम करते हैं उसका आधा मेहनत भी आप करेंगे तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी लोग आगे जो भी आपका मेन उद्देश्य है उसमें सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।